नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर कृणाल डाभी आपका स्वागत करता हूं हमारी चैनल मेडिक टॉक्स पे। तो दर्शक मित्रों, अभी हम सेल इंजरी के बारे में पढ़ रहे हैं। सेल इंजरी के कॉजेज यानी कि इटियोलॉजी हमने देख लिया था। उसके बाद हमने पैथोजेनेसिस स्टार्ट किया। पैथोजेनेसिस में जो इस्चीमिया या हाइपोक्सिया है उसकी वजह से जो चेंजेस होते हैं वो हम देख रहे थे, और उसमें भी हमने रिवर्सिबल सेल इंजरी की पैथोजेनेसिस पढ़ी थी। आज हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी की पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिवर्सिबल सेल इंजरी के बाद अगर हम उस सेल को ऑक्सीजन सप्लाई दे दे या ब्लड सप्लाई प्रॉपरली दे दे तो वो सेल अपना फंक्शन रिवर्ट कर लेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हाइपोक्सिया या इस्चीमिया ज्यादा समय तक रहे तो सेल में ऐसे चेंजेस हो जाएंगे कि जिसकी वजह से सेल अपना ओरिजिनल फंक्शन जो है उसको रिवर्ट नहीं कर पाएगा। इसको कहते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी रिवर्सिबल सेल इंजरी से कैसे डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं? तो सबसे पहला डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। अगर रीऑक्सीजनेशन या रीपरफ्यूजन पर ब्लड सप्लाई फिर से नए से देने पर सेल अपने माइटोकॉन्ड्रिया का डिसफंक्शन पूरा रिवर्ट नहीं कर पाता तो उसमें इरिवर्सिबल चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर सेल मेम्ब्रेन है उसमें ज्यादा डैमेज हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका फंक्शन भी ज्यादा डैमेज हो जाता है, तो भी सेल अपने ओरिजिनल फॉर्म में अपने ओरिजिनल फंक्शन में रिवर्ट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि लीकेज ऑफ प्रोटीन्स, देन लिबरेशन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स, सेल की पीएच बहुत ही ज्यादा कम हो जाना, एसिडिक पीएच हो जाना, और फर्दर रिडक्शन इन एटीपी। तो ये सारे फैक्टर जमा होके सेल में ऐसे चेंजेस ला देंगे कि जिसकी वजह से सेल अपने ओरिजिनल फंक्शन पर रिवर्ट नहीं हो पाएगा। तो जानते हैं इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में। तो सबसे पहला जो होता है वो है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज और माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। तो जब भी हाइपोक्सिया या इस्चीमिया लंबे टाइम तक चलता है तो सेल का जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होता है। सेल में साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस जमा होने लगते हैं, और ये कैल्शियम आयंस जो है स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया में जमा होने लगते हैं, और इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में डिसफंक्शन हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चेंजेस होते हैं? उसमें वैक्यूल्स बनने लगते हैं और कैल्शियम सोप्स देखने को मिलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो अपना फंक्शन है वो पूरी तरह से लॉस कर देता है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है उसका डैमेज बहुत तरीकों से होता है। सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो फॉस्फोलिपिड होता है उसका डिग्रेडेशन बहुत ही होने लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइपोक्सिया के कारण कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम जो है वो साइटोसोल में मिक्स होने लगता है। उसकी वजह से फॉस्फोलाइपेज एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं उस पर्टिकुलर टिश्यू में। ये फॉस्फोलाइपेज जो एंजाइम है वो जो बाइलिपिड लेयर है सेल मेम्ब्रेन का, बाइलिपिड लेयर, उसके फॉस्फोलिपिड को डिग्रेड करना शुरू कर देता है। अब ये फॉस्फोलिपिड डिग्रेड होने लगेगा तब उसका स्ट्रक्चर बिगड़ेगा और उसका फंक्शन भी बिगड़ने लगेगा। दूसरा कैसे होता है? तो हमारा जो साइटोस्केलेटन है
उसमें डैमेज होने लगता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, ये सारे स्ट्रक्चर्स साइटोस्केलेटन के, वो सारे प्रोटियोलाइसिस जो एंजाइम है उस एंजाइम से डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनके फंक्शन में भी चेंजेस दिखने को मिलते हैं। वो डिग्रेड होने की वजह से उनके स्ट्रक्चर भी बिगड़ने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है, अगर हाइपोक्सिया या इस्चीमिया लंबे टाइम तक रहा और अगर हम रीपरफ्यूज उसको करते हैं तो ऑक्सीजन रेडिकल्स बनने लगते हैं। कौन कौन से हैं ये ऑक्सीजन रेडिकल्स? तो ये है सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कि जिसमें ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल देखने को मिलता है। बहुत सारी इंजरी जैसे कि एजिंग, केमिकल इंजरी, रेडियो एक्टिव इंजरी, ये सारी इंजरी है, इसमें भी यही मैकेनिज्म देखने को मिलता है। ये ऑक्सीजन के जो फ्री रेडिकल्स है वो बहुत ही डेंजरस होते हैं और वो सेल के मेम्ब्रेन को और जो ऑर्गेनेल्स है उसके मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर सकते हैं। इसके बाद जो मेम्ब्रेन है वो कैसे डैमेज होगा? तो लाइपिड्स जो डैमेज हुए हैं उनका जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स है, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइपिड, वो सारे सेल में जमा होने लगते हैं, उनका कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से भी सेल मेम्ब्रेन में डैमेज होता है। लास्ट जो है कि जब सेल को हम रीपरफ्यूज करते हैं, हाइपोक्सिया के बाद उसको रीऑक्सीजनेशन या रीपरफ्यूजन देते हैं, उसका ब्लड सप्लाई जो है वो पहले जैसा ही कर देते हैं, तब क्या होता है? तो सेल के बाहर कैल्शियम जो होता है वो नॉर्मली 10⁻³ मिलीमोल होता है, जबकि सेल में वो बहुत ही कम होता है, 10⁻⁷ मिलीमोल। बाहर से, सेल के बाहर से ये कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर आता है और सेल के अंदर आने के बाद वो ये सारे चेंजेस प्रोड्यूस करता है। तो ये हुई बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डैमेज की। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा लाइसोसोम्स है वो लाइसोसोम में डैमेज में, लाइसोसोम के जो मेम्ब्रेन है उसमें डैमेज होता है। लाइसोसोम के मेम्ब्रेन पे डैमेज होने की वजह से बहुत सारे एंजाइम्स फ्री हो जाते हैं और साइटोसोल में घुलने लगते हैं। कौन कौन से हैं ये एंजाइम्स? तो ये है आरएनएज, डीएनएज, प्रोटीएजेस, फॉस्फेटेजेस, ग्लाइकोसिडेसिस एंड कैथेप्सिन। तो ये सारे जो है वो सेल के ऑर्गेनेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार ये सारे एंजाइम्स जो है, लाइसोसोमल एंजाइम्स, वो न्यूक्लियर के क्रोमेटिन को भी अफेक्ट करते हैं, न्यूक्लियस को भी अफेक्ट करते हैं। वो न्यूक्लियर क्रोमेटिन को कंडेंस कर देते हैं, जिसको कहते हैं पिक्नोसिस। न्यूक्लियस में कैरियोलाइसिस या कैरियोरेक्सिस, ये सारी पैथोलॉजी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लिबरेशन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स की वजह से कई बार ये सारे डैमेज होते हैं और कई बार सेल जो है वो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाता है, क्योंकि सेल का न्यूक्लियस और उसका डीएनए भी इसमें डैमेज हो सकता है। इसके बाद आता है सीरम एस्टिमेशन ऑफ लिबरेटेड एंजाइम्स, यानी कि लिबरेटेड एंजाइम्स, यानी कि जब भी कोई टिश्यू में इंजरी होती है तो उस टिश्यू में जो एंजाइम जनरली नॉर्मल लेवल पे देखने को मिलता है, उस एंजाइम का लेवल इंजरी में बढ़ जाता है। जैसे कि अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, मायोकार्डियल डैमेज है,
तो ट्रोपोनिन्स की संख्या बढ़ जाती है, लीवर डैमेज में एसजीपीटी का लेवल बढ़ जाता है। अगर ब्लड कलेक्शन करके उसका लेवल चेक किया जाए तो ये लेवल हमको सेल इंजरी कितनी है या पर्टिकुलर ऑर्गन में कितनी इंजरी हुई है उसका एस्टिमेशन दे सकता है। इस्चीमिया रीपरफ्यूजन इंजरी यानी कि इस्चीमिया होने के बाद अगर हम फिर से सेल को रिपरफ्यूज करें, उसको रीऑक्सीजनेट करें, उसका ब्लड सप्लाई हो, उसको पहले जैसा कर दे, तब इंजरी होना उसको कहते हैं इस्चीमिया रीपरफ्यूजन इंजरी। तो इसमें क्या होता है, तो जब भी कोई सेल इस्चीमिया की वजह से अगर डैमेज हुआ है तो 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हमको देखने को मिलती है। अगर इस्चीमिया शॉर्टर ड्यूरेशन का हुआ और हमने ब्लड सप्लाई रिस्टोर कर दिया तो सेल का जो भी फंक्शन बिगड़ा हो वो फिर से ओरिजिनल लेवल में या ओरिजिनल स्टेट में वापस आ सकता है। दूसरा फिनोमिना क्या होता है, अगर इस्चीमिया ज्यादा देर तक चलता है तो रीपरफ्यूजन करने पर सेल में ऑक्सीजन रेडिकल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से ऑक्सीजन रेडिकल्स, तो वो है सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोक्सिल आयन। ये सारे जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल के ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। तीसरी थियरी जो है इसमें कि अगर इस्चीमिया बहुत लंबे समय तक चला तब भी सेल के जो फंक्शन है वो इतने डैमेज हो जाएंगे कि रीपरफ्यूजन करने पर भी कुछ भी रिवर्ट देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि ड्यूरिंग इस्चीमिया इटसेल्फ सेल में इरिवर्सिबल इंजरी, इरिवर्सिबल फंक्शनल लॉस एंड स्ट्रक्चरल लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि इस केस में, ऐसे केसेस में सेल में सोडियम और कैल्शियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल मेडिएटेड सेल इंजरी के बारे में। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है वो बहुत सारे डिजीज में, बहुत सारी कंडीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि इस्चीमिया रीपरफ्यूजन इंजरी जो हमने देख लिया, देन आयोनाइजिंग रेडिएशन, हाइपरऑक्सिया, किलिंग ऑफ ट्यूमर सेल्स, देन केमिकल टॉक्सिसिटी, केमिकल कार्सिनोजेनेसिस, सेल्युलर एजिंग, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस, एथेरोस्क्लेरोसिस एटसेट्रा। तो कैसे बनते हैं ये फ्री रेडिकल्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की मदद से ऑक्सीजन और वाटर में प्रक्रिया होती है और ऑक्सीजन की पार्सली रिड्यूस्ड 3 स्पीसीज मिलती है। कौन कौन सी है ये स्पीसीज, तो सबसे पहले है O2 डैश, O2 माइनस या सुपर ऑक्साइड, फिर आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और लास्ट में आता है हाइड्रोक्सिल। सेल बॉडी के सारे सेल में जो नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनता है वो भी एक फ्री रेडिकल ही कंसीडर किया गया है ना। O2 डैश कैसे बनता है, तो ऑक्सीजन के सेल्फ ऑक्सीडेशन की मदद से या ऑक्सीजन के साथ 2 एंजाइम साइटोक्रोम P40 या ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज, ये दोनों एंजाइम की मदद से सुपर ऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे बनता है, तो ये जो सुपर ऑक्साइड है वो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की मदद से हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 में कन्वर्ट होता है। अब ये H2O2 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये 2 एंजाइम कैटालेस एंड ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज की मदद से वाटर में कन्वर्ट होता है। इस वाटर का रेडियोलाइसिस होता है और वाटर के रेडियोलाइसिस की मदद से हमें हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है। एक और रिएक्शन भी है कि जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है, जिसको कहते हैं फैंटोन रिएक्शन। इस फैंटोन रिएक्शन में क्या है कि जो Fe
3+ है वो Fe2+ में कन्वर्ट होता है सुपर ऑक्साइड की मदद से, और फाइनली हाइड्रोजन पेरोक्साइड में से हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है। ये जो फ्री रेडिकल्स बने हैं वो कौन कौन से रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं? तो पहला है लिपिड पेरोक्सीडेशन। उसके बाद आता है प्रोटीन ऑक्सीडेशन। उसके बाद आता है डीएनए डैमेज, और लास्ट है साइटोस्केलेटल डैमेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिपिड पेरोक्सीडेशन। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है वो सेल मेम्ब्रेन के पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि पुफा उस पर अटैक करता है और लिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड्स एंड लिपिड हाइपोपेरोक्साइड्स ये दो रेडिकल्स बनाता है। ये दोनों ही बहुत ही एक्टिव रेडिकल्स है। ये रेडिकल बनने के बाद बहुत ही वाइड स्प्रेड लिपिड पेरोक्सीडेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो सेल है उसके नेबरिंग सेल्स में भी लिपिड पेरोक्सीडेशन चालू हो जाता है और सेल के मेम्ब्रेन में डैमेज होता है। इसके बाद है प्रोटीन ऑक्सीडेशन। प्रोटीन्स जो होते हैं सेल में उनका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। ये जो फ्री रेडिकल्स है वो जो लेबाइल एमाइनो एसिड है उसका क्रॉस लिंकिंग करते हैं। जो पॉलीपेप्टाइड्स है उसका फ्रेगमेंटेशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से सेल में जो प्रोटीएजेस होते हैं वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद डीएनए डैमेज। डीएनए न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में देखने को मिलता है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है वो न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल के जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं उस स्ट्रैंड को वो अटैक करते हैं और उनका नाश करते हैं। कई बार इसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है और सेल का मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाता है। लास्ट है साइटोस्केलेटन डैमेज, यानी साइटोस्केलेटन के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर के साथ ये फ्री रेडिकल्स कुछ रिएक्शन करते हैं और उनको भी वो डैमेज करते हैं। तो ये था फ्री रेडिकल का रिएक्शन। अब हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स के सामने लड़ने के लिए एक सिस्टम होती है जिसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ऐसे तत्व होते हैं जो फ्री रेडिकल्स का सामना करते हैं जिसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। सो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स आर एक्सोजिनस और एंडोजिनस सब्सटेंसेस व्हिच इनएक्टिवेट दिस फ्री रेडिकल्स। कौन कौन से है ये? तो लिपिड सॉल्युबल विटामिन ए एंड ई, देन एस्कॉर्बिक एसिड, देन सल्फहाइड्राइल कंपाउंड्स जैसे कि सिस्टीन, ग्लूटाथियोन, और लास्ट में सीरम प्रोटीन जैसे कि सीरुलोप्लाज्मिन, ट्रांसफेरिन एटसेट्रा। बॉडी में ये जो फ्री रेडिकल है वो फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक प्रोसेस से बनते हैं, लेकिन बॉडी में ये एंटीऑक्सीडेंट का मैकेनिज्म भी होता है कि जो फ्री रेडिकल्स को इनएक्टिवेट कर देता है। तो बेसिकली फ्री रेडिकल्स को अगर काम करना है, पैथोलॉजी प्रोड्यूस करनी है, तो किस रेट से वो जनरेट होते हैं और किस रेट से वो डिस्ट्रॉय होते हैं, ये रेट पे से डिसाइड होगा कि इंजरी होगी, सेल इंजरी होगी या नहीं होगी। तो अब हम पढ़ेंगे केमिकल इंजरी के पैथोजेनेसिस के बारे में। इसमें दो टाइप की प्रोसेस होती है। एक तो है डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक इफेक्ट
और दूसरी प्रोसेस है कन्वर्जन टू रिएक्टिव टॉक्सिक मेटाबोलाइट। तो डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक इफेक्ट में क्या होता है, जो भी पॉइजन है उसको एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपने टारगेट सेल पे अटैक करता है और उसका इंजरी करता है। तो जैसे कि मर्क्यूरियल क्लोराइड पॉइजनिंग है, उसमें एलिमेंट्री ट्रैक्ट और किडनी के सेल्स डैमेज होते हैं। साइनाइड पॉइजनिंग में सेल का जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का सिस्टम है वो डैमेज होता है। तो मर्क्यूरी, साइनाइड, कॉपर, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। कन्वर्जन टू रिएक्टिव टॉक्सिक मेटाबोलाइट क्या है, इसमें जो भी टॉक्सिन होता है उस टॉक्सिन को मेटाबॉलिकली एक्टिव होना पड़ता है। इसको जो एक्टिव करता है कई बार वही टारगेट सेल होता है, कई बार वो टारगेट सेल नहीं भी होता। इसका एग्जाम्पल है लीवर नेक्रोसिस बाय कार्बन टेट्राक्लोराइड पॉइजनिंग और एसिटामिनोफेन और ब्रोमोबेंजीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो हमारे बॉडी की साइटोक्रोम P40 नाम की एंजाइम सिस्टम से मेटाबोलाइज होता है। उससे वो मेटाबोलाइज होने के बाद लीवर के सेल को वो टारगेट करके उसको डैमेज करता है। तो ये थी बात केमिकल इंजरी की। अब हम देखेंगे फिजिकल इंजरी के बारे में। फिजिकल इंजरी के कॉज हमने देख लिए हैं। तो फिजिकल इंजरी जो होती है मेडिको लीगली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इस इंजरी में शॉक देखने को मिलता है, कई बार थर्मल इंजरी होती है, कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिकल इंजरी होती है और कई बार आयोनाइजिंग रेडिएशन भी देखने को मिलता है। तो ये आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन में फ्री रेडिकल बनता है, वो है हाइड्रोक्सिल। अब ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो प्रोलिफरेटिंग एंड नॉन प्रोलिफरेटिंग सेल्स पे डिफरेंट इफेक्ट करता है। प्रोलिफरेटिंग सेल्स जो है उनके डीएनए को डैमेज करता है और डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस होता है और सेल डेथ हो जाती है। अब नॉन प्रोलिफरेटिंग सेल्स में जैसे कि न्यूरॉन, उसमें ये क्या करता है, तो उसमें वो लिपिड पेरोक्सीडेशन करता है कि जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस होता है, सेल नेक्रोसिस, और फाइनली सेल डेथ हो जाती है। फिजिकल इंजरी में कई बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत ज्यादा चेंज आने पर भी ये इंजरी देखने को मिलती है। तो पैथोजेनेसिस हमने डीप में स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल इंजरी की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल मेडिक टॉक्स।